जिस वजह से बीजेपी ने अन्नामलाई को खुद से दूर किया, विजय ने उसी पर पानी फेर दिया। जिस मुद्दे पर बीजेपी के सहयोगी पलानी स्वामी ने विजय को एक धर्म विशेष के साँचे में ढांचने की कोशिश की थी, थलपति विजय ने अपने फैसले से पहले तो उन्हें चौंकाया और फिर एक झटके में उनकी बोलती बंद कर दी। एक तरह से उन्होंने बता दिया कि तमिलनाडु की राजनीति अब उस दिशा में जाएगी जिस दिशा में विजय ले जाना चाहेंगे। न धर्म की राजनीति चलेगी, न दलित के नाम पर वोटों को अपने साथ रखने की कोशिश चलेगी। अब तमिलनाडु में चलेगी तो सिर्फ और सिर्फ विजय की राजनीति। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, विजय ने एक ऐसा फैसला लिया है जो बीजेपी और उसके समर्थकों के उस नैरेटिव को करारा जवाब देता है, जिसमें अक्सर ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि मुख्यमंत्री विजय चूंकि ईसाई समुदाय से आते हैं, इसलिए उनका झुकाव अल्पसंख्यकों की ओर है। बीजेपी की आईटी सेल और समर्थकों की ओर से सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो और पोस्ट साझा किए जाते हैं जिनके जरिए साबित करने की कोशिश होती है कि विजय की सरकार में ईसाई और मुस्लिम समुदाय के लोगों को अधिक तवज्जो मिलेगी और उनका ही विकास होगा। लेकिन विजय ने जो फैसला लिया है उसके जरिए उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की है कि उनके लिए सभी धर्मों के लोग समान हैं। अब वो फैसला क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, तमिलनाडु में मुख्यमंत्री बनने के बाद थलपति विजय ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने राजनीति से लेकर धार्मिक संगठनों तक हर जगह चर्चा छेड़ दी है। विजय सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन की डीएमके सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसके तहत मंदिरों के फंड से 46 बड़े प्रोजेक्ट बनाए जाने थे। अब यहाँ सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मामला आखिर क्या है। दरअसल डीएमके सरकार ने सोचकर 29 मैरिज हॉल और 17 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने की मंजूरी दी थी कि इससे किराया और दूसरी आय आएगी, जिससे मंदिरों की कमाई बढ़ेगी। सरकार का तर्क था कि अगर मंदिरों के पास अतिरिक्त आय के स्रोत होंगे तो भविष्य में मंदिर आर्थिक रूप से और मजबूत बनेंगे। लेकिन विजय सरकार इस सोच से सहमत नहीं है। मुख्यमंत्री विजय का कहना है कि मंदिरों में आने वाला पैसा भक्तों की आस्था से जुड़ा होता है। लोग मंदिर में दान इसलिए नहीं देते हैं कि उससे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या व्यवसायिक इमारतें बनाई जाएं। लोग ये सोचकर दान देते हैं कि उसका पैसा मंदिर के रखरखाव, पूजा पाठ, धार्मिक आयोजनों और मंदिरों की देखभाल में खर्च होगा। इसलिए मंदिरों के फंड का इस्तेमाल भी उसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए। दोस्तों, ये फैसला सिर्फ 46 प्रोजेक्ट को रद्द करने भर का मामला नहीं है। इसके पीछे एक बड़ी सोच है और बड़ा संदेश भी छिपा हुआ है। सरकार ने साफ कहा है कि जिन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी उन पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ था, यानी करोड़ों रुपए खर्च होने से पहले ही सरकार ने उन्हें रोक दिया। सोचिए, अगर ये सभी प्रोजेक्ट शुरू हो जाते तो मंदिरों का काफी बड़ा फंड इन योजनाओं में चला जाता। विजय सरकार का मानना है कि पहले मंदिरों की जरूरतों को पूरा किया जाना चाहिए। कई मंदिर ऐसे हैं जहां मरम्मत की जरूरत है, कई जगह बुनियादी सुविधाओं की कमी है और कई छोटे मंदिर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे में मंदिरों के पैसे को दूसरे निर्माण कार्यों में लगाने की बजाय सीधे मंदिरों पर भी खर्च करना ज्यादा जरूरी है। यही वजह है कि सरकार ने आदेश में साफ कहा कि मंदिरों की चल और अचल संपत्तियों का इस्तेमाल केवल धार्मिक और पवित्र कार्यों के लिए किया जाएगा। इस फैसले का एक राजनीतिक पहलू भी है। पिछले कई सालों से दक्षिणपंथी संगठन और कई हिंदू समूह ये आरोप लगाते रहे कि तमिलनाडु में मंदिरों के मामले में सरकार जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप करती है। उनका कहना था कि मंदिरों के पैसे का इस्तेमाल उन्हीं कार्यों में होना चाहिए जिनका सीधा संबंध मंदिरों से हो। इसी मुद्दे को लेकर कई संगठन ये मांग भी उठा रहे हैं कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से बाहर किया जाए। उनका तर्क है कि जब भक्त मंदिरों में दान देते हैं तो उस दान का इस्तेमाल पूरी तरह धार्मिक कार्यों में ही होना चाहिए। अब विजय सरकार ने जो फैसला लिया है उसके बाद इन संगठनों को लग रहा है कि उनकी मांगों को गंभीरता से सुना गया है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर कई हिंदू संगठनों और धार्मिक समूहों ने इस फैसले का स्वागत किया है। लेकिन इस फैसले की सबसे दिलचस्प बात राजनीतिक संदेश है। चुनाव के दौरान और उसके बाद भी विजय को लेकर कई तरह की बातें कही जाती रही है। बीजेपी
और उसके समर्थकों की ओर से अक्सर ये नैरेटिव बनाया जाता रहा कि विजय एक खास समुदाय के करीब है और उनकी राजनीति अल्पसंख्यक वोटों पर ज्यादा केंद्रित रहेगी। हालांकि मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय लगातार ऐसे फैसले लेने की कोशिश कर रहे हैं जिससे ये संदेश जाए कि उनकी सरकार किसी धर्म, जाति या समुदाय के आधार पर फैसला नहीं करेगी। मंदिरों के फंड को लेकर लिया गया फैसला भी उसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यानी विजय ये दिखाना चाहते हैं कि उनके लिए मंदिर भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने दूसरे धार्मिक संस्थान। सरकार की नज़र में सभी धर्म बराबर हैं और किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा। इस फैसले की टाइमिंग भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दरअसल 2 दिन पहले ही राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान कहा था कि सरकार मंदिरों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार करेगी। उन्होंने ये भी कहा था कि मंदिरों की जमीन, संपत्ति और फंड का इस्तेमाल उनके मूल धार्मिक उद्देश्य के लिए सुनिश्चित किया जाएगा। अब विजय सरकार ने 46 प्रोजेक्ट को रद्द करके ये संकेत दे दिया कि वो इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए कई राजनीतिक जानकार इसे सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश नहीं बल्कि तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देख रहे हैं। तो दोस्तों, राजनीति में कई बार फैसले उनकी आर्थिक कीमत से नहीं बल्कि उनके राजनीतिक संदेश से बड़े हो जाते हैं। विजय को ये फैसला भी कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। जरा सोचिए, जब विजय राजनीति में आए थे तब उनके विरोधी उन्हें लेकर 2 तरह की बातें करते थे। एक तरफ डीएम के समर्थक उन्हें बीजेपी की बी टीम बताने की कोशिश करते थे, तो दूसरी तरफ बीजेपी के कुछ नेता और समर्थक उन्हें एक खास धार्मिक पहचान से जोड़कर पेश करने की कोशिश करते थे। यानी विजय को किसी न किसी खांचे में फिट करने का प्रयास लगातार चल रहा था। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय जिस तरह के फैसले ले रहे हैं उससे लगता है कि वो किसी और की बनाई हुई राजनीतिक पिच पर खेलने को तैयार नहीं है। मंदिरों के फंड वाला फैसला भी उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। दरअसल बीजेपी की राजनीति का एक बड़ा आधार ये रहा कि वो मंदिरों, हिंदू आस्था और धार्मिक संस्थाओं से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाती है। अन्नामलाई ने भी तमिलनाडु में यही लाइन पकड़कर राजनीति की। उन्होंने कई बार मंदिर प्रशासन और मंदिरों की संपत्तियों को लेकर डीएम के सरकार को घेरा। लेकिन अब समस्या यह है कि जिस मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरना चाहती थी उसी मुद्दे पर विजय ने खुद फैसला लेकर राजनीतिक बढ़त हासिल कर ली। यानी अब अगर बीजेपी यही मुद्दा उठाएगी तो लोगों के मन में सवाल आएगा कि जिस काम की मांग की जा रही थी वो तो विजय पहले ही कर चुके हैं। और यही वो स्थिति है जहां विपक्ष का हमला कमजोर पड़ जाता है। वहीं पलानीस्वामी के लिए चुनौती कुछ अलग है। एआईएडीएमके हमेशा से खुद को डीएमके का सबसे बड़ा विकल्प बताती रही है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एआईएडीएमके और बीजेपी के बीच नजदीकियों और दूरियों की राजनीति ने उसके पारंपरिक वोट बैंक को उलझा कर रख दिया है। ऐसे में विजय अगर एक एक कर ऐसे मुद्दों पर कब्जा करने लगते हैं जो कभी एआईएडीएमके की ताकत माने जाते थे, तो भविष्य में सबसे बड़ा नुकसान पलानीस्वामी को ही हो सकता है। क्योंकि चुनाव केवल नारों से नहीं जीते जाते बल्कि जनता के बीच ये धारणा बनानी पड़ती है कि कौन नेता फैसला लेने की क्षमता रखता है। और विजय इस समय वही छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि विजय ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा खालीपन दिखाई दे रहा है। जयललिता नहीं है, करुणानिधि नहीं है और स्टालिन से भी विश्वास लोगों का उठ चुका है। ऐसे में विजय समझते हैं कि अगर उन्हें राज्य की राजनीति का नया केंद्र बनना है तो उन्हें केवल फिल्मी लोकप्रियता से आगे बढ़कर ऐसे फैसले लेने होंगे जिनकी चर्चा गांव से लेकर शहर तक हो। और शायद यही वजह है कि यह फैसला केवल मंदिरों के फंड का मामला नहीं रह गया है, ये विजय की राजनीतिक व्यक्तित्व का बयान बन गया है। विजय ये संदेश दे रहे हैं कि वो किसी एक वोट बैंक के नेता नहीं बनना चाहते। वो चाहते हैं कि उन्हें तमिलनाडु के हर वर्ग, हर समुदाय और हर विचारधारा के लोग स्वीकार करें। यही कारण है कि इस फैसले के बाद चर्चा सिर्फ इतनी नहीं है कि 46 प्रोजेक्ट रद्द हुए। असली चर्चा यह है कि क्या विजय तमिलनाडु की राजनीति का नया केंद्र बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। फिलहाल इन सवालों के जवाब भविष्य देगा, लेकिन इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय ने यह दिखा दिया कि वो सिर्फ भाषणों से नहीं बल्कि फैसलों के जरिए अपनी राजनीति को परिभाषित करना चाहते हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।
पेज को लाइक और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।